योगेंद्र यादव को क्यों मारा कूटा? अकोला में चली कुर्सियां, पुलिस भी लाचार। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के एक कार्यक्रम में जमकर लात घूंसे चले। योगेंद्र यादव के साथ भी धक्का मुक्की इस दौरान की गई। हंगामा करने का आरोप वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि इस दौरान योगेंद्र यादव के साथ पिटाई हुई। मिली जानकारी के अनुसार अकोला में योगेंद्र यादव भारत जोड़ो कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। जब योगेंद्र यादव बोलने लगे तो यहाँ वीबीए के कार्यकर्ता आए और यहाँ हंगामा किया। इस दौरान माइक तोड़ा गया और कुर्सियां भी फेंक दी गई। बताया गया कि वीबीए कार्यकर्ता कांग्रेस को लेकर कुछ प्रश्न उठा रहे थे। वायरल वीडियो में दिखता है कि योगेंद्र यादव को लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं और हंगामा चल रहा है। इस दौरान पुलिस भी लोगों को पकड़ती दिखाई देती है। कई लोग हाथों में कुर्सियां लिए हुए भी दिखाई दिए हैं। यह घटना अकोला जिला परिषद के कर्मचारी भवन में हुई, जहां बैठक को संबोधित करते समय वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और मंच पर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने सभा के दौरान कुर्सियां तोड़ दी और मंच से माइक व अन्य सामान भी फेंक दिए। योगेंद्र यादव को घेर कर उन्होंने जवाब दो के नारे लगाए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने जब योगेंद्र यादव को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की तो वंचित कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन पर हमला करने की भी कोशिश की। योगेंद्र यादव के भाषण में मुख्य रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने पर केंद्रित किया गया, लेकिन वंचित कार्यकर्ताओं ने उनके रुख का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें विश्वास में लिए बिना ऐसी बातें कही जा रही है जो उनके राजनीतिक क्षेत्र के खिलाफ है। वहीं योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, आज अकोला में मुझ पर और भारत जोड़ो अभियान के साथियों पर जो हमला हुआ वह हर लोकतंत्र प्रेमी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत जोड़ो अभियान के विदर्भ दौरे के तहत हम संविधान की रक्षा और हमारा वोट विषय पर सम्मेलन कर रहे थे तो मुझे बोलने से रोकने के लिए 40 से 50 लोगों की भीड़ मंच पर चढ़ गई और मेरी ओर बढ़ी। हम बैठे रहे और स्थानीय साथियों ने घेरा बनाकर हमारी रक्षा की। पुलिस के आने के बाद भी हुड़दंगियों का आक्रमण और तोड़फोड़ जारी रहे। सभा वहीं समाप्त हो गई। पिछले 25 वर्षों में महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर व्याख्यान दिए हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए दुखद है। यह घटना हमारे लोकतंत्र की रक्षा के प्रति समर्पण को और भी मजबूत करती है। जो भी मेरे बोलने से डरा हुआ है वो सुन ले, मैं वापस अकोला आऊंगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी की बैठक में एक बार फिर से बवाल हो गया। नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित इस बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गुस्से में कांच की बोतल पटक कर खुद को ही घायल कर लिया, जिसके बाद उनका इलाज भी कराना पड़ा। भारी हंगामे के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को निलंबित भी कर दिया गया है। समिति की बैठक में यह नाटकीय घटनाक्रम उस समय देखने को मिला जब कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद गंगोपाध्याय के बीच तीखी बहस हुई। बाद में उन्हें असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा बैठक कक्ष में वापस ले जाते देखा गया। अधिकारियों ने टीएमसी सदस्य को सूप भी पेश किया। अब जेपीसी में मोशन पास किया जा सकता है। कल्याण बनर्जी को हमेशा के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट आई है, जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये पानी की बोतल है, जिसे गुस्से में कल्याण बनर्जी ने टेबल पर पटका। और बीजेपी के सदस्यों का आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने चेयरमैन की तरफ उछाला, जिससे उन्हें ही चोट लग गई। घटना के बाद कल्याण बनर्जी की जिस उंगली में कट आई है उस पर बैंडेड भी लगाया गया है। विपक्षी सांसद बीजेपी सांसदों को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। इस बैठक में कई रिटायर्ड जज, वरिष्ठ अधिवक्ता और कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे। मीटिंग के दौरान अचानक कल्याण बनर्जी उठकर बोलने लगे। जब वह बीच में बोलने लगे तो अभिजीत गंगोपाध्याय ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों सांसदों के बीच काफी तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। जेपीसी की बैठक में पूर्व जजों और वकीलों को बुलाए जाने समेत बाकी कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच बहस हुई। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि विपक्षी सांसदों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि वक्फ बिल के लिए आखिर जजों और वकीलों को क्यों बुलाया जा रहा है। बैठक में असदुद्दीन ओवैसी से भी नोकझोंक की बात कही जा रही है। कल्याण बनर्जी को खुद को चोट लगाने के बाद यह बैठक रोक दी गई। कल्याण बनर्जी को बाहर इलाज के लिए लाया गया है। कल्याण बनर्जी इससे पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करते हुए मजाक उड़ाने को लेकर भी विवादों में आए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस व्यवहार के चलते
कल्याण बनर्जी को जेपीसी से बाहर भी किया जा सकता है। वक्फ पर बनाई गई जेपीसी की बैठक में विपक्षी सांसदों का बवाल करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हुई बैठक में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वक्फ की जमीन पर कब्जा करने की बात को लेकर भी बवाल हो गया था। विपक्षी सांसदों ने तब भी मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। महाराष्ट्र में पिछले कुछ घंटों से कई तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के बीच खटपट की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और संजय राउत के बीच बातचीत की भी चर्चा है। दिलचस्प यह है कि राजनीति में ऐसे समय में कोई भी स्थिति साफ नहीं करता, इसीलिए चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बिहार हो या महाराष्ट्र, लोगों ने पहले भी ऐसा होता देखा है। ऐसी अटकलें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संजय राउत से फोन पर बातचीत की। इससे संकेत मिलता है कि 2019 में अलग होने से पहले दशकों तक सहयोगी रही शिवसेना और भाजपा फिर साथ आ रही है। दोनों दलों ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद अपना गठबंधन तोड़ दिया था। उस समय अविभाजित शिवसेना ने आरोप लगाया था कि भाजपा मुख्यमंत्री पद बारी बारी से साझा करने के अपने वादे से मुकर रही है। भाजपा इस आरोप को खारिज करती रही। इसी बीच कई बड़े न्यूज चैनलों के अनुसार कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक का प्रस्ताव उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया था और दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन क्या बात हुई ये पता नहीं चल सका। अब चूंकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, सीट शेयरिंग में फंसे पेंच के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की बातें सामने आ रही हैं, जो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकती है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सियासी बातचीत ही हुई, लेकिन उस मुलाकात में बात कुछ आगे नहीं बढ़ सकी। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच सीटों को लेकर अनबन चल रही है और इसीलिए उद्धव और फडणवीस की मुलाकात को उद्धव का बी प्लान भी कहा जा सकता है। राजनीति में सब कुछ जायज होता है और दरवाजे खुले रहते हैं। उद्धव और भाजपा में पहले भी दोस्ती थी, दोनों ने मिलकर सरकार चलाई थी। अब शिवसेना भी दोनों भागों में बढ़ चुकी है और इससे उद्धव को भी नुकसान हुआ। उधर शिंदे गुट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में उद्धव का बी प्लान रेडी है। अगर कांग्रेस से बात नहीं बनती है तो वे कुछ भी फैसला ले सकते हैं। इधर कुछ समाचार चैनलों पर ऐसी खबरें भी आई हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी एमवीए से अलग हो सकती है और अपने दम पर सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों में तीनों मुख्य विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए गहन विचार विमर्श हुआ। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच मुद्दों पर सहमति नहीं है। खैर, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 210 पर आम सहमति पर पहुंच गया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि उनकी पार्टी के लिए 96 सीट पर चर्चा पूरी हो गई है। दोनों ने दावा किया कि भाजपा चुनाव से पहले गलत सूचना फैला रही है। वहीं अमित शाह से फोन पर बातचीत के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि भाजपा गलत सूचना फैला रही है। हम जानते हैं कि यह कौन कर रहा है। पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का डर है, इसलिए वे गलत सूचना फैलाने का काम कर रहे हैं। राउत ने कहा कि भाजपा ने शिवसेना में विभाजन कराया, ठाकरे की एमवीए सरकार को गिरा दिया और यह भी सुनिश्चित किया कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट को मिले। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। राहुल गांधी के छोड़ने के बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 13 अप्रैल को चुनाव है। कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भाजपा ने उनके खिलाफ महिला मोर्चा की राज्य महासचिव नव्या हरिदास पर भरोसा जताया। उधर वायनाड सीट पर सीपीआई ने सत्यन मोकरी को प्रत्याशी बनाया। टिकट मिलने के बाद नव्या हरिदास ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह परिवार वायनाड की आवाज संसद में उठाने में विफल रहा। नव्या ने आगे यह भी कहा कि गांधी परिवार वायनाड को सिर्फ एक विकल्प या दूसरी सीट के तौर पर देखता है। वायनाड की जनता भी अब यह बात समझ चुकी है। भाजपा प्रत्याशी नव्या हरिदास ने कहा कि वायनाड की जनता अब ऐसा नेता चाहती है जो सच में उनके साथ खड़ा हो और समस्याओं का समाधान करे। बता दें कि नव्या हरिदास कोझिकोड निगम की 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। कोझिकोड में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नव्या ने कहा कि जहां तक भारत की बात है तो प्रियंका गांधी वाड्रा कोई नया चेहरा नहीं है, मगर वायनाड के लिए वह नई है। प्रियंका गांधी परिवार के प्रतिनिधि के रूप में आ रही हैं। यह परिवार संसद में वायनाड के मुद्दे उठाने में विफल रहा। नव्या हरिदास ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वायनाड के लोगों ने इस विश्वास के साथ राहुल गांधी को जनादेश दिया था कि वे अगले
5 साल तक साथ रहेंगे, मगर जब उन्हें रायबरेली और वायनाड में किसी एक को चुनना था तो उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ दिया। नव्या ने आगे कहा कि यही वजह है कि वायनाड को जनता को अब तक यह एहसास हो गया है कि इस निर्वाचन क्षेत्र को गांधी परिवार सिर्फ एक विकल्प के तौर पर देखता है। नव्या ने बताया कि मुझे टिकट मिलना काफी आश्चर्यजनक था। विश्वास है कि 13 नवंबर को होने वाले चुनाव में वायनाड में पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा। बता दें कि नव्या केरल में भाजपा के महिला मोर्चा की राज्य महासचिव हैं। शनिवार को ही उनकी टिकट का ऐलान पार्टी ने किया। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद यहां चुनाव कराना जरूरी हो गया था। वहीं केरल के वायनाड में 13 नवंबर 2024 को लोकसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में अपनी जिन उम्मीदवारों को उतारा है उन्हें लेकर क्षेत्र से हटकर भी काफी चर्चा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो नव्या हरिदास कौन है जो वायनाड में प्रियंका के सामने खड़ी होंगी। नव्या हरिदास को लेकर मौजूद जानकारी बताती है कि 39 साल की भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा नहीं है। वे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की मुख्य सचिव हैं। इसके अलावा नव्या कोझिकोड निगम से 2 बार पार्षद भी रह चुकी हैं। साल 2021 में भी चुनाव के वक्त भाजपा ने उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार अहमद देवरकोविल के खिलाफ मैदान में उतारा था और इन चुनाव में वे तीसरे नंबर पर रही थी। राजनीति से अलग बात करें तो नव्या एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। केएमसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से 2007 में बीटेक की और बाद में राजनीति में भी प्रवेश किया। वायनाड से प्रत्याशी बनाए जाने पर वे कहती हैं कि वायनाड में प्रगति की जरूरत है। कांग्रेस परिवार वास्तव में वायनाड के लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। इस चुनाव के बाद से वायनाड के निवासियों को संसद में बेहतर सदस्य की जरूरत है। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में 24 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां 250 साल पुराने एक शिव मंदिर को कागजों पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति दर्ज कर दिया गया है। ये कैसे हुआ और किसके इशारे पर हुआ जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी है। लखनऊ के सादतगंज में शिवजी का मंदिर करीब 250 साल पुराना है, लेकिन 8 साल पहले इस शिवालय को वक्फ ने कागजों में अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। ये वो शिवालय है जहां वक्फ ने अपना दावा जताया ये जमीन जो है वक्फ के अंदर आती है। विवाद के बाद ये पूरा मामला कोर्ट में है और इसका केस चल रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये शिवालय आखिर कैसे आसपास रहने वाले लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक मंदिर वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकता है। वहीं स्थानीय निवासी लक्ष्मण कह रहे हैं कि वक्फ कहां से आ गया पता नहीं, लेकिन वक्फ दावा करता है कि सही पेपर तो दिखाए मंदिर की है। ये मंदिर सनातन से जुड़े केंद्र हैं। ये सैकड़ों साल से शिवालय की जमीन है। लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर 250 वर्षों से इसी जमीन पर है, तो फिर आखिर वक्फ इस पर अपना दावा कैसे कर सकता है। इलाके के मुसलमान भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक मंदिर को वक्फ बोर्ड अपना क्यों बता रहा है। वक्फ बोर्ड तो वक्फ बोर्ड है, आखिर यूं ही तो वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर नहीं बना। इसी तरह से मंदिरों को जमीनों को अपने खातों में चढ़ाकर ही तो वक्फ ने अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। लखनऊ के सादतगंज में शिवजी का मंदिर वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे का परफेक्ट उदाहरण है। दरअसल ये सैयद अब्बास अमीर का हल्फनामा है, जो मीर वाजिद अली के मुतवली है, यानी उनकी प्रॉपर्टी के केयर टेकर हैं। वो इस हल्फनामे में वक्फ बोर्ड को कह रहे हैं कि सादतगंज में कई खसरे ऐसे हैं जिन्हें वक्फ में दर्ज किया जाना चाहिए और इन खसरे में शिवालय की जमीन भी है। इसी एफिडेविट में सैयद अब्बास अमीर कहते हैं कि मीर वाजिद अली से सरकार ने कुछ भूमि ली थी, जिसके एवज में सरकार ने मीर वाजिद अली को सादतगंज में जमीन दे दी थी और अब इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा वक्फ में दर्ज नहीं है। इसी जमीन में शिवालय की जमीन यानी खसरा नंबर 1944 भी आता है, यानी खसरा नंबर 1944 जो शिवालय की जमीन है उसे वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति में शामिल करने के लिए कहा गया और वक्फ बोर्ड ने दर्ज कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक पार्ट है। मंदिर की जमीन पर वक्फ ने पहले अवैध कब्जा किया, फिर उसे बेच भी दिया, अवैध कॉलोनी भी बसा दी। अब आपको बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। वर्ष 2016 में शिवालय और उसके आसपास की जमीन को अपनी जमीन बता दिया। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने जमीन माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को लीज पर दे दी। आरोप है कि अफशा अंसारी ने वक्फ बोर्ड से लीज जमीन पर प्लॉट काट कर बेच दिए और ये सब हुआ वर्ष 2013 से लेकर 2016 के दौरान।
जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान पावरफुल मिनिस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। अब ये पूरा मामला तब सामने आया जब शमिल शमसी नाम के व्यक्ति ने इन गड़बड़ियों की शिकायत की। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि यूपी में वक्फ बोर्ड को पावर सप्लाई का सेंटर कहां तक फैला हुआ था। वैसे सवाल तो ये भी है कि आखिर एक मंदिर वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकता है, मंदिर की जमीन वक्फ की जमीन कैसे हो सकती है, क्योंकि वक्फ तो संपत्ति को कहते हैं जो एक मुसलमान दान करता है और कोई मुसलमान मंदिर तो दान नहीं कर सकता। इन सवालों के जवाब वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।